तो कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मेंटल असाइलम में है। उसके सामने उसका साइकियाट्रिक होता है। एना के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, इसीलिए वो पास्ट की बहुत सारी बातों को भूल चुकी है। वो अपने साइकियाट्रिक को बताती है कि आज से 10 महीने पहले वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में पार्टी कर रही थी, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी था। पार्टी के दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस वजह से वो वहाँ से चली गई। वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसने रास्ते में 3 गार्बेज बैग्स देखे जिनके अंदर बच्चों की डेड बॉडीज थी। ये देखकर वो डर गई और भागकर अपने घर आ गई। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अपने वुडन हाउस में रहना चाहती थी। इसी वजह से वो हमेशा वहीं रहा करती थी और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो अलार्म बजाकर एना और बाकी घर वालों को बुला लिया करती। अब जब एना घर आती है तो उसने देखा कि उसकी माँ लगातार अलार्म बजा रही थी, जिसका मतलब था कि उनकी नर्स उस वक्त उनके साथ नहीं थी। एना जल्दी से घर के अंदर गई, जहां उसने टेबल पर वाइन गिलास और आधा खाया हुआ खाना देखा। तभी उसे अपने डैड के कमरे से कुछ आवाजें आई। उसने की होल से अंदर झांक कर देखा तो वहां से खून निकल रहा था। ठीक उसी वक्त उसकी माँ के वुडन हाउस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इस सदमे को एना बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो जगह पर ही बेहोश हो गई। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर एना को साइकियाट्रिक कहता है कि तुम्हें पास्ट की बातों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भूल जाओ, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो और घर जा सकती हो। ये सुनकर एना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं वहाँ पर एक दूसरी पेशेंट होती है जो एना से कहती है, तुम्हारी जाने के बाद मेरी कहानियां कौन सुनेगा। लेकिन एना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने डैड के साथ गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में एना देखती है कि उसके डैड के डैशबोर्ड में एक किताब रखी हुई है। उसके डैड बताते हैं कि ये किताब उन्होंने एना और उसकी सिस्टर के लिए लिखी है। साथ ही वो बताते हैं कि एना की सिस्टर और रेचल घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। रेचल दरअसल एना की माँ की नर्स थी जो उसके पिता के साथ रहती थी। घर आने के बाद एना देखती है कि उसकी सिस्टर स्विमिंग कर रही है। वो उसके पास जाना चाहती थी, तभी नर्स रेचल उसके सामने आती है और कहती है, तुम्हारे आने की खुशी में हमने एक पार्टी रखी है। इसके बाद एना अपनी सिस्टर के पास जाती है। उसकी सिस्टर कहती है, मैंने तुम्हें इतने सारे लेटर्स लिखे थे लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। एना बताती है कि उसे कोई भी लेटर तो नहीं मिला। ये सुनकर उसकी सिस्टर समझ जाती है कि डैड ने उन लेटर्स को पोस्ट नहीं करवाया। गुस्से में आकर वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे जवाब मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई बात का जवाब नहीं देते, जैसे कि वो उसे सुन ही नहीं रहे हो। एना दूर से ये सब देख रही होती है। इसके बाद एना घर के अंदर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ का चौक बोर्ड जो सामने की दीवार पर था अब वहाँ पर नहीं है। वो इस बारे में नर्स रेचल से पूछती है तो वो बताती है कि मैंने घर को रेनोवेट कर दिया है, उस बोर्ड का कोई काम नहीं था तो इसीलिए मैंने वहां से हटवा दिया। इसके बाद नर्स कहती है, मैं अब तुम्हारी नई माँ बनने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती हूँ। ये सुनकर एना कुछ कहती नहीं, लेकिन उसे ये सब अजीब लगता है। इसके बाद वो स्टोर रूम में जाती है, जहाँ उसे अपनी माँ का चौक बोर्ड मिल जाता है। साथ ही वहाँ पर बेल भी होती है, जिसे बजाकर उसकी माँ जरूरत पड़ने पर दूसरों को बुलाया करती थी। एना उस बेल को अपने कमरे में ले जाती है। रात को जब एना सो रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई है। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है। एना डर कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन तभी खून से सने हुए 2 हाथ उसके पैर पर आ जाते हैं। डर से एना जोर से चिल्ला पड़ती है। उसकी सिस्टर दौड़कर उसके कमरे में आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? एना जवाब देती है, हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इसके बाद एना की सिस्टर देखती है कि वहाँ उसकी माँ की बेल पड़ी हुई है। वो कहती है, तुम्हें इस बेल को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। एना चौंक कर पूछती है, क्यों? तो उसकी सिस्टर बताती है, नर्स ने इस बेल को एक पेट शॉप से खरीदा था और इसे हमारी माँ के हाथ में बांध दिया था, ताकि जब भी वो घर के अंदर आए तो उसे और डैड को पता चल जाए, क्योंकि ये दोनों हमारी माँ को धोखा दे रहे थे। अब अगली सुबह एना अपनी माँ के चौक बोर्ड को एक बार फिर से दीवार पर टांग देती है। वहाँ उसकी सिस्टर भी होती है, लेकिन जैसे ही नर्स वहाँ पर आती है, उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। नर्स एना से कहती है, जब मैंने पहली बार तुम्हारी सिस्टर को और तुम्हारे डैड को बात करते हुए देखा था तो तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे डैड से बहुत ही बुरी तरह से बात कर रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। इसके बाद नर्स एना से कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस घर में हम दोनों बहुत ही अच्छे से रहें। एना जवाब देती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद एना अपनी सिस्टर के साथ स्विमिंग करने चली जाती है। जब ये दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं, तभी एना का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, जो डिलीवरी का काम करता था। उसकी सिस्टर उसे देखते ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड एना के पास आता है और कहता है, उस रात जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एना उसे ध्यान से देखती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और एना के बॉयफ्रेंड से सामान लेकर
देकर वहाँ से वापस भेज देती है। अब रात को एना अपनी माँ के लेक हाउस में जाती है जहाँ पर उसे अपनी माँ का घोस्ट दिखता है। घोस्ट देखकर एना बुरी तरह डर जाती है। उसकी माँ का घोस्ट उसे एक तरफ इशारा कर रहा होता है जैसे कि उसे कुछ बताना चाह रहा हो। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और एना से कहती है हमारी माँ की मौत एक हादसे की वजह से नहीं हुई है बल्कि उनका मर्डर किया गया था। एना चौंक कर पूछती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसकी सिस्टर बताती है क्योंकि कभी भी ऑयल कंटेनर अपने आप लीक नहीं होता। ऑयल कंटेनर के लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था और उसे लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि नर्स ही थी जिसने हमारे पिता को अपने जाल में फंसा लिया है। ये सुनकर एना को बड़ा झटका लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ का मर्डर हुआ है। अब अगले दिन नर्स एना से पूछती है क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? उस वक्त एना के साथ उसकी सिस्टर भी होती है। उसकी सिस्टर एना से कहती है तुम उसके साथ मार्केट जाओ ताकि मैं उसके कमरे की तलाशी ले सकूं। एना मान जाती है और नर्स के साथ मार्केट चली जाती है। मार्केट जाने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। नर्स एना को बताती है कि मेरे पास जो गले में मोतियों का हार है ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी एक क्लाइंट ने मुझे दिया था। एना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। इसके बाद एना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है क्योंकि वो उस रात के बारे में जानना चाहती थी जिस रात उसकी माँ की डेथ हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं तुम्हें रात को रॉक्स पर मिलूंगा, वहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और कहती है आज से तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना सामान खुद ले आएंगे। इसके बाद एना और उसकी सिस्टर घर वापस आते हैं। एना नर्स के कमरे में जाती है जहाँ पहले से उसकी सिस्टर मौजूद होती है। वो दोनों उसके कमरे की तलाशी लेती हैं और देखते हैं वहाँ एक बैग रखा है जिसमें बहुत सारे इंजेक्शंस और नशीली दवाइयाँ हैं। उन्हें शक होता है कि नर्स ये दवाइयाँ उनकी माँ को देती थी जिससे उनकी हालत और भी खराब होती चली गई। अब रात को एना अपनी सिस्टर के साथ रॉक्स पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। रॉक्स पर उसका बॉयफ्रेंड ना आने के कारण एना और उसकी सिस्टर निराश हो जाते हैं और घर की तरफ लौट आते हैं। रात में एना सो रही होती है तभी उसके खिड़की के पास कोई हलचल होती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड खिड़की से उसके कमरे में आ रहा है। वो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसकी बॉडी अपने आप ही अकड़ने लगती है। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी पूरी तरह से जाम हो जाती है। एना घबराकर कमरे से बाहर भागती है लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था। जब सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि बाहर पुलिस पानी से किसी की डेड बॉडी निकाल रही है। वो आगे बढ़कर देखती है और उसे झटका लगता है। वो डेड बॉडी उसके बॉयफ्रेंड की थी, उसकी मौत हो चुकी थी। अब एना और उसकी सिस्टर को पूरा शक हो जाता है कि नर्स ही उनकी माँ और बॉयफ्रेंड की हत्यारी है। एना अपने डैड के पास जाती और कहती है मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी माँ की हत्या की गई है और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नर्स है। लेकिन उसके डैड उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं तो मैं नर्स के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अब एना और उसकी सिस्टर ठान लेते हैं कि उन्हें नर्स के पास्ट के बारे में पता लगाना होगा। वो उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी अस्पताल में उसकी कोई डिटेल्स नहीं मिलती। ये देखने के बाद एना और उसकी सिस्टर समझ जाते हैं कि उसने अपना नाम बदल लिया है। अब एना नर्स के कमरे में जाती है और उससे बातों ही बातों में पूछती है क्या तुमने कभी अपना नाम बदला है? नर्स ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है और कहती है हमारे डैड को और मुझे लगता है कि हमें तुम्हें अस्पताल से लाना नहीं चाहिए था। अभी एना को अब यकीन हो जाता है कि नर्स कोई ना कोई बड़ा राज छुपा रही है। उस रात घर में एक पार्टी होती है। पार्टी में एना के डैड उससे कहते हैं तुम्हें नर्स की मदद करनी चाहिए। एना नर्स की मदद के लिए जाती है तो नर्स उसे कहती है कुछ गार्बेज बैग्स हैं, उन्हें बाहर रख कर आ जाओ। जब एना किचन में जाती है और गार्बेज बैग उठाने जाती है तो उसे महसूस होता है कि बैग हिल रहा है। वो डरकर पीछे हटती है तभी उसे एक बच्चे का घोस्ट दिखता है। वो घोस्ट एना से कहता है अगली बारी तुम्हारी है। ये सुनकर एना डर जाती है और बैग उसके हाथ से गिर जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद एना अपने डैड के पास जाती है और कहती है नर्स एक अच्छी इंसान नहीं है, उसने अपने नाम बदल लिए हैं, वो हम सबको धोखा दे रही है। लेकिन उसके डैड उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं शायद मुझे डॉक्टर से दोबारा बात करनी चाहिए, क्यों? वैसे भी मैं और रेचल जल्दी शादी करने वाले हैं। अब अगले दिन एना के डैड घर से बाहर चले जाते हैं जिसके बाद नर्स एना से कहती है तुम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल पर जाना है। ये सुनकर एना चुपचाप तैयार हो जाती है और दोनों फ्यूनरल में जाते हैं। फ्यूनरल के दौरान एना को एक बार फिर से वही बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। इस बार उसके साथ 2 और बच्चे भी होते हैं। एना घबरा जाती है और उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है कि वो जिन कब्र पर गिरी है वो उन्हीं तीनों बच्चों की है जिनकी आत्माओं को उसने पहले देखा था। ये देखकर एना को और भी ज्यादा डर लगता है। घर आने के बाद एना और उसकी सिस्टर इंटरनेट पर उन बच्चों के नाम सर्च करते हैं। वो पता लगाते हैं कि इन तीनों बच्चों की माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। इसके बाद उनके लिए केयर टेकर को हायर किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन तीनों बच्चों को किसी ने
नशीली दवाइयां देकर मार दिया। उनकी मौत के बाद उसी केयरटेकर ने उनके पिता से शादी कर ली। एना और उसकी सिस्टर जब इस परिवार की पुरानी तस्वीर देखते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाला राज पता चलता है। उन बच्चों की माँ के गले में वही मोतियों का नेकलेस था जैसा कि अब नर्स के गले में है। अब एना को यकीन हो जाता है कि वही केयरटेकर जो उन बच्चों की नर्स थी और कोई नहीं बल्कि रेचल ही है। अब एना और उसकी सिस्टर तय करते हैं कि वो उस मोतियों के हार को किसी भी हालत में हासिल करेंगे और इसे पुलिस के पास ले जाकर सबूत के तौर पर पेश करेंगे। एना को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली नर्स ही थी। रात को एना की सिस्टर उससे कहती है, तुम नीचे जाकर कार की चाबियां निकालो और मैं नर्स के कमरे में जाकर हार ढूंढती हूँ। एना धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन तभी उसे ऊपर से अपनी सिस्टर के चीखने की आवाज आती है। वो दौड़कर ऊपर जाती है, तभी नर्स उसके कमरे में आती है और कहती है, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। नर्स के हाथ में वही मोतियों का हार था। वो एना से कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी बल्कि तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। इसके बाद वो एना को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एना खुद को बचाने के लिए उस पर हमला कर देती है। किसी तरह एना दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ उसकी सिस्टर पड़ी हुई थी। उसकी सिस्टर पूरी तरह से जख्मी थी क्योंकि नर्स ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब एना किसी भी हालत में वहाँ से भागना चाहती थी। वो दौड़कर गाड़ी तक पहुँचती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर के सामने मोतियों का हार रख देती है और कहती है कि आज से कुछ साल पहले एक पूरी फैमिली को एक नर्स ने मार दिया था। वो नर्स अब हमारे घर में है। उसने मेरी माँ को और मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला है। एना रोते हुए कहती है, इसने मेरी सिस्टर को भी घायल कर दिया है। वो इस वक्त घर पर पड़ी है। आप मेरे साथ चलिए प्लीज और इसे गिरफ्तार कर लीजिए। शेरिफ कुछ सोचता है और कहता है, तुम्हें कुछ देर यहीं पर रुकना होगा, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। एना वहीं पर बैठ जाती है और उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने नर्स होती है। शेरिफ और नर्स मिलकर एना को इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद नर्स एना को उठाकर वापस उसके घर ले जाती है। घर पहुंचने के बाद नर्स एना को बेड पर लेटाती है और कहती है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने हमेशा सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी माँ की तरह रहूंगी, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि नर्स के पीछे एना की सिस्टर खड़ी है। इसके बाद एना पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। रात को जब एना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरे घर में खून बिखरा पड़ा है। वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचती है जहाँ एक बहुत बड़ा गार्बेज बैग रखा होता है। जब वो बैग खोलती है तो इसके अंदर नर्स की डेड बॉडी होती है। नर्स मर चुकी थी। तो वहाँ पर एना की सिस्टर आती है। उसके हाथ में वही चाकू था जिससे उसने नर्स को मारा था। वो एना से कहती है, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी एना के डैड वहाँ पर आते हैं और एना से पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है। एना अपने डैड को सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है, नर्स ने हमें मारने की कोशिश की, उसने हमें नशीली दवाइयाँ दी थी। लेकिन उसके डैड घबरा कर कहते हैं, तुम्हारी सिस्टर की मौत 10 महीने पहले उसी ब्लास्ट में हो गई थी जिसमें तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी। एना को झटका लगता है। वो देखती है कि उसके पास जो उसकी सिस्टर खड़ी थी वो अचानक गायब हो जाती है। अब एना अपने हाथों को देखती है और महसूस करती है कि जिस चाकू को वो अपनी सिस्टर के हाथ में देख रही थी दरअसल वो उसके खुद के हाथ में था। तभी उसके दिमाग में सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उस रात जब उसने अपने डैड के कमरे में झांका था तो उसने खून नहीं देखा था, बल्कि उसने अपने डैड को नर्स के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो सीधे लेक हाउस में गई जहाँ उसने ऑयल कंटेनर को लीक कर दिया, लेकिन वो ऑयल की टंकी को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाई और उसी वक्त वहाँ पर जलती हुई कैंडल रखी थी जो गिर गई और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ जिसमें उसकी माँ और सिस्टर की मौत हो गई। अब एना को सब कुछ याद आ चुका था। वो समझ जाती है कि असल में उसकी माँ और सिस्टर की मौत एक हादसा नहीं बल्कि उसके खुद के हाथों से उनकी मृत्यु हुई थी। उस रात जब उसने अपने डैड और नर्स को साथ देखा तो गुस्से में वो सीधे लेक हाउस पहुंची और वहाँ रखे ऑयल कंटेनर को लीक कर दिया। उसे लगा कि इससे वो अपने डैड और नर्स को सजा दे पाएगी, लेकिन गलती से जलती हुई कैंडल गिर गई और एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ जिसमें उसकी माँ और सिस्टर की मौत हो गई। उसका बॉयफ्रेंड जो उस रात उससे मिलने आया था उसने भी ये देखा था, लेकिन जब उसने एना को सच्चाई बताने की कोशिश की तो एना ने उसे खुद ऊपर से धक्का देकर मार डाला। एना अब समझ जाती है कि नर्स कभी गलत थी ही नहीं। नर्स का कोई भी रिकॉर्ड हॉस्पिटल में इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपना नाम बदल लिया था। असल में 3 साल पहले वो एक साइको इंसान से भाग रही थी जो हमेशा उसका पीछा किया करता था। नर्स ने किसी को नहीं मारा था। उसकी माँ की मौत, उसके बॉयफ्रेंड की मौत, ये सब एना की अपनी दिमागी बीमारी
और भ्रम का नतीजा था। अब एना पूरी तरह टूट चुकी थी। पुलिस एना को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसे किसी जेल में नहीं बल्कि फिर से मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है, वहाँ जहाँ से वो कुछ हफ्तों पहले ठीक होकर बाहर आई थी। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से मिलिट्रेड कैम्प नाम की पेशेंट से होती है। ये वही महिला थी जो हमेशा एना को कहानियां सुनाया करती थी। अब एना समझ जाती है कि मिलिट्रेड कैम्प ही असल में वो नर्स थी जिसने सालों पहले उन 3 बच्चों को नशीली दवाई देकर मार दिया था। वही कहानियां एना के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई थी कि उसने अपनी 7 घटी घटनाओं को भी वैसा ही बना दिया था। एना ने अपनी ही मानसिक बीमारी की वजह से भ्रम पाल लिया था कि नर्स रेचल ही उसकी अपराधी थी, लेकिन असल में रेचल निर्दोष थी। पर एना के भ्रम और दिमागी अनस्टेबल के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब एना एक बार फिर से उसी मेंटल असाइलम में बंदी थी जहां से वो 1 महीने पहले ठीक होकर निकली थी। वो सब कुछ खो चुकी थी, अपनी माँ, अपनी सिस्टर, अपना बॉयफ्रेंड और खुद का विश्वास। कैमरा धीरे धीरे एना के चेहरे पर फोकस करता है। वो एक कोने में बैठी रहती है, आंखों में खोई हुई, अपनी ख्यालों में उलझी हुई, और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी द अनइनवाइटेड फिल्म की। तो ये कहानी दिखाती है कि मेंटल हेल्थ और मानसिक बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। कैसे कोई व्यक्ति भ्रम, गिल्ट और दिमागी असंतुलन के कारण अपने ही सच को गलत मान सकता है। कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन हमारी सोच ही हमें धोखा दे रही होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।